स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑर्डर 39 है। ये बेसिकली टेम्परेरी इंजंक्शन भी है, टेम्परेरी इंजंक्शन और इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स है। अच्छा, ये हमारे पास टॉपिक है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। इसके बेसिकली 10 रूल है। टोटल कितने रूल है? 10 रूल। टोटल इसके 10 रूल है। इसके पहले जो 5 हैं वो स्टे को डील करते हैं, आरजी स्टे को। नेक्स्ट जो 6 है, सॉरी 6 से 10 हैं, बाकी 5 जो है वो करते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर को। इंटरलोकेटरी ऑर्डर, हाँ जी, ये बेसिकली दरमियाना ऑर्डर होता है, उसके बारे में सारा मैं बताऊंगा। ये सारा टॉपिक है हमारा, और लॉ गेट के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इवन जितना लॉ गेट का उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, एक एक चीज प्रैक्टिस के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अगर आप वकालत में इंटरेस्टेड हैं तो आप लॉ गेट के सिलेबस को अच्छी तरह गो थ्रू कर लें, 70% वकला से बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बात करते हैं जी रोल नंबर 1 की। रोल नंबर 1 पढ़ते हैं इसका। रोल नंबर हमें 1 बताता है केसेस इन विच टेम्परेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड। वो कौन सी सूरत हाल है जिनमें टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो ग्रांट किया जाएगा। तो पहली बात करता है वेयर इन एनी सूट इट इज प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज। जहां पर कोई केस, कोई मसला किसी बयान हल्फी पर या किसी और डॉक्यूमेंट पर प्रूव हो रहा हो या किसी और सिचुएशन से प्रूव हो रहा हो, दैट any property in dispute in a suit in danger of being wasted, damaged, alienated by any party to the suit or wrongfully sold in execution of a decree। स्टे ग्रांट करने की कितनी वजूहात हैं? वो कहता है कि जब आपको खतरा हो, प्रॉपर्टी क्या कर दी जाएगी? वेस्ट कर दी जाएगी, नुकसान, डैमेज कर दिया जाएगा, अलाइनेटेड किसी को ट्रांसफर कर दी जाएगी या किसी को बेच दी जाएगी। वो प्रॉपर्टी जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट शामिल है। फॉर एग्जाम्पल मेरा और भट्टी साहब का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट टू सेल। ये मुझे कहते हैं ये प्लॉट है, आप ले लें, ये डॉक्यूमेंट है, आप साइन कर दें, इतनी अमाउंट मेरा बयाना इनकी तरफ चला गया, एडवांस चला गया। ये अब इनको रेट ज़्यादा लगता है, ये कहीं और ट्रांसफ़र करने में हो जाते हैं। मैं उस पर स्टे ले सकता हूँ कि भट्ट साहब ये देखें, मैंने आपको पैसे दिए हुए हैं, उसके बदले में मेरे पास उसका एग्रीमेंट है। यानी जब कोई चीज़ आपकी प्रूव हो किसी एफिडेविट से या किसी और से, आप उसके मुताल्लिक स्टे ले सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि एक प्रॉपर्टी है जिसके साथ मेरा वास्ता ही कोई नहीं, कोई मार्केट का बंदा बैठा वो किसी को सेल कर रहा है, जी मैं इस पर स्टे लेना है। लोग कहेगा तेरा इंटरेस्ट क्या है? उस प्रॉपर्टी पर, उस चीज़ पर आप स्टे लगवा सकते हैं जिसमें आपका कोई कंसर्न है, कोई इंटरेस्ट है। जैसे हक़ शुफा होता है, वो हक़ शुफा समथिंग एल्स, लेकिन लगवा सकते हैं। लेकिन अब हक़ शुफा को प्रूव करना बहुत मुश्किल हो गया। साथ वाला घर मेरा है जी, साथ मुझे चाहिए। अब उसको प्रूव करना मुश्किल है। प्लॉट इसका फर्द आपके नाम पे है, वो प्रीएम्पशन में आ जाता है मेरे ख्याल से। हाँ, वो प्रीएम्पशन में आता है, वो प्रीएम्पशन एक्ट है बिल्कुल। दैट द डिफेंडेंट threatens or intend to remove or dispose of as his property with the view to defraud his creditor, the court may be order grant a temporary injunction to restrain such act। एक बंदा है जिसने किसी से कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी है, आपने वो गाड़ी लीज पर करवाई, उस गाड़ी के ऊपर आपने कोई लोन ले लिया, अब आप गाड़ी को फर्दर बेचना चाहते हैं कि मुझे उस क्रेडिटर को पैसे देने की बजाय मैं ये पैसे कहीं और लगा लूं। लॉ कहता है ऐसा बंदा जो अपनी प्रॉपर्टी को इस वजह से गायब करना चाहे या रिमूव करना चाहे कि मुझे अपने देनदारों को ना देने पड़े जिनसे मैंने लिए हुए कुछ, तो लॉ उस पर भी स्टे दे देता है। फॉर एग्जांपल आपने उसको लोन दिया तो आप उस पर स्टे लगवा सकते हैं, मेरी भरपाई तो करे पहले, फिर आगे करता है। इसका फर्दर पढ़ते हैं। और मेक सच ऑर्डर फॉर द पर्पज ऑफ स्टेइंग एंड प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग, डैमेजिंग, अलाइनेशन, सेल, रिमूवल और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी एज द कोर्ट थिंग्स फिट until the disposal of the suit or until further orders। यानी बात क्या है, आप ना तो प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना खराब कर सकते हैं,
ना आगे ट्रांसफर कर सकते हैं तब तक जब तक वो सूट, वो इश्यू, वो डिस्प्यूटेड मसला हल नहीं होता। बात है जी रूल नंबर 2 की। रूल 1 क्या बताता है? रीजन टू स्टे। क्या रीजन रीजन? रीजन से सॉरी वजूहात, रीजन फॉर स्टे, किन वजूहात पर? नंबर 2, इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन रेपुटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच। In any suit for restraining the defendant from committing a breach of contract or other injury of any kind, whether compensation is claimed in the suit or not, the plaintiff may at any time after the commencement of the suit and either before or after judgment apply to the court for a temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained of or any breach of contract or injury of a like kind arising out of the same contract or relating to the same party or right। बात यह है कि कोई सूट प्रॉपर्टी है, किसी के साथ कोई केस चल पड़ता है, आप उसको कहते हैं कि भाई इस प्रॉपर्टी को ना छेड़ो जब तक इसका कोर्ट से फैसला नहीं होता। अगर वो बंदा फिर भी बाज नहीं आता, बार बार उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस लॉ एंड ऑर्डर को ब्रीच कर रहा है या उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो आप उस पर आफ्टर केस भी स्टे लगवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी है, मैं उस पर डेक्लरेशन फाइल कर देता हूँ। अभी मैंने स्टे फाइल नहीं किया, पहले मैंने स्टे फाइल नहीं किया, मैंने जस्ट डेक्लरेशन फाइल की है। जब मैंने डेक्लरेशन फाइल की, जो ऑपोनेंट पार्टी है वो कहती है कि जी नहीं, मैंने इस पर कब्जा करना मेरा है, आप कैसे कर सकते हैं? तो लॉ ये कहता है कि आप ड्यूरिंग केस भी उस पर जो स्टे की एप्लीकेशन है वो दे सकते हैं। ठीक है, अगली बात, द कोर्ट में बाई ऑर्डर ग्रांट सच इंजेक्शन और सच टर्म्स एज टू द ड्यूरेशन ऑफ द इंजेक्शन कीपिंग एन अकाउंट गिविंग सिक्योरिटी और अदरवाइज एज द कोर्ट थिंक्स फिट। और उस स्टे देने के बाद ऑर्डर, कोर्ट उस बंदे को कहेगी कि भाई अब तूने नहीं छेड़ना, इंटरफेयर नहीं करना उस सूट प्रॉपर्टी में, जो मुतदैया प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, उसमें इंटरफेयर नहीं करना जब तक इस केस का फैसला नहीं होता, और उसको प्रोटेक्ट भी करेगी। नंबर 3, इन केस ऑफ disobedience or of breach of any such terms, the court granting an injunction and may order the property of the person guilty of such disobedience or breach to be attached and may also order such person to be detained in prison for a term not exceeding 6 months। इसको अंडरलाइन कर लें, ऊपर है ब्रीच टू बी अटैच्ड एंड इसको, और आगे है पर्सन प्रिजन फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, इसको अंडरलाइन कर लें। अनलेस इन द मीन टाइम द कोर्ट डायरेक्ट्स हिज रिलीज, तब तक 6 महीने के लिए या तब तक कोर्ट उसको अटैच अंदर रखेगी, कैद में रखेगी, जब तक वो सुधरता नहीं। बात यह है, कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया, एक बंदे को बाज रखने का ऑर्डर किया कि अब आपने इसमें इंटरफेयर नहीं करना। वो क्या करता है, वो बार बार उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो बार बार उसमें इंटरफेयर कर रहा है। लॉ कहता है जी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच कर ली जाए, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच कर ली जाए, यानी कुर्क कर ली जाए। वर्ड एक इस्तेमाल होता है कुर्क करना, ठीक है, अटैच करना ही होता है इसका मतलब, यानी। और इसके साथ अगर वो फिर भी बाज नहीं आता, वो कहते हैं इसको डिटेन कर लिया जाए। डिटेन कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए डिटेन कर लिया जाए, और तब तक डिटेन किया रखे जब तक कोर्ट उसको रिलीज करने का ऑर्डर जारी नहीं करती। रूल नंबर है जी इसका, इसी का 4 पढ़ते हैं। नो अटैचमेंट अंडर दिस रूल शैल रिमेन इन फोर्स मोर देन 1 ईयर। कोई भी जो अटैचमेंट है, ये प्रॉपर्टी अटैच हुई, ये 1 साल से ज्यादा अटैच नहीं रह सकती। आगे पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ विच टाइम इफ द डिसओबीडियंस और ब्रीच कंटिन्यू, यानी इस टाइम के गुजरने के बाद भी अगर वो बंदा इंटरफेयर करने में बाज नहीं आता, तो लॉ क्या करेगा? द प्रॉपर्टी अटैच में बी सोल्ड, जो प्रॉपर्टी अदालत ने अटैच करके लॉ ने रखी है वो उसको बेच दिया जाएगा। एंड आउट ऑफ प्रोसीड्स द कोर्ट में अवार्ड सच कंपनसेशन एज इट थिंक्स फिट एंड शैल पे द बैलेंस इफ एनी टू द पार्टी इंटाइटल देयर टू।
जिसका जितना जितना बनता होगा सेल करने के बाद उसको उतनी उतनी अमाउंट दे दी जाए। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने स्टे लगवाया कि इसने मेरे पैसे देने हैं या प्रॉपर्टी देनी है, ये चीज़ें देनी है, वो बंदा बार बार उस चीज़ में इंटरफेयर कर रहा है, तो लॉ कहता है कि अगर ये बाज नहीं आ रहा तो इसकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया जाए, अटैच कर लिया जाए। वो फिर भी बाज नहीं आता, 1 साल के बाद भी वो उसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो लॉ कहता है इसकी प्रॉपर्टी को सेल करो, क्योंकि लॉ ने तो सबक सिखाना होता है एक बंदे को। तो लॉ कहता है इसकी प्रॉपर्टी को सेल करो, जितने जितने जिसका बनता है उसको दे दो, यानी जो जिसकी अमाउंट बनती है उनको देने के बाद बाकी जो बचे मालिक को दे दो। नंबर 3, रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। Before granting injunction court to direct notice to opposite party, the court shall in all cases before granting an injunction direct notice of the application for the same to be given to the opposite party। यानी कोर्ट जब भी स्टे ग्रांट करेगी उससे पहले दूसरी पार्टी को नोटिस देगी, लेकिन बात यहां से शुरू होती है। प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट सवाए in the case of sale of goods for default in payment at the stipulated time of a debit in respect of which the goods were pledged with any bank, or where the injunction is to be granted against government or a government servant as such or any statutory authority, board or corporation set up or established by the government in any case not involving the ejectment of any person from or the demolition of any premises, the court may where it appear that the object of the granting injunction would be defeated by the delay dispense which such notice। बात ये है, लेकिन ऐसी सूरतों में जब आपने किसी से चीज़ें ली हों, वो बंदा पेमेंट ना कर रहा हो, डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट, तो आप उसकी चीज़ों पर स्टे लगवा सकते हैं। भाई जब तक पेमेंट नहीं होती आप चीज़ें ये इस्तेमाल नहीं कर सकता या आगे नहीं लेके चल सकता। दूसरा ये है, आपने कोई प्रॉपर्टी बैंक के साथ लीज करवाई हुई है, वो प्रॉपर्टी आपकी सेल करने को फिरते हैं, नीलाम करने को फिरते हैं, आप ऐसी प्रॉपर्टी को सेल से बचाने के लिए उस पर स्टे लगवा सकते हैं। तीसरी बात, कोई गवर्नमेंट बैंक के खिलाफ सर, बैंक के खिलाफ स्टे ले सकते हैं। और तीसरी बात, लेकिन उसको भी प्रूव करना पड़ेगा। तीसरी बात इसमें यह है कि कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया आपके खिलाफ, ऐसा ऑर्डर कि जिसका अगर आप उसका वेट करेंगे तो आपको लॉस होगा, तो अदालत आपको स्टे ग्रांट कर देगी उस ऑर्डर के खिलाफ। और आखिरी इसमें बात कि अगर किसी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जा रहा है, किसी प्रॉपर्टी को ऐसा ख़राब किया जा रहा है कि अगर उस पर स्टे फ़ौरन ना दिया गया तो वो फिर असल हालत में नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल कोई सड़क है, वो गुजर रही है, आपकी शॉप है मेन रोड पर, अदालत ने गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि इसको गिरा कर यहाँ से रोड गुजारो, आप उस पर स्टे लेने जाते हैं, वो कहते हैं जब तक हम पहले वो नोटिस करेंगे। आप कहेंगे माय लॉर्ड, इसमें तो स्टे का जो मकसद है वही डेड हो जाएगा, यानी मेरा मकसद तो है उनको स्टॉप करना। अगर आप मुझे कल उनको नोटिस 2-3 दिन करने के बाद स्टे देंगे तो वो तो उतनी देर तक सारी चीज़ें गिरा जाएंगे, तो मेरा तो स्टे का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। तो स्टे का जो पर्पज़ होता है उसको बहाल रखने के लिए स्टे बिफोर नोटिस भी ग्रांट कर दिया जाता है। लेकिन ये सर अमूमन नोटिस करते हैं, इसको हाईलाइट करना पड़ेगा फिर रूल के तहत हाईलाइट भी करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जहाँ गवर्नमेंट के मामलात होते हैं वहाँ नोटिस करते हैं, जहाँ पर उनको नेसेसरी लगे, जहाँ पर एमरजेंसी की सूरत हो वहाँ पे वो स्टे देते भी हैं। दोनों सिचुएशंस मौजूद हैं। लेकिन ये रूल के तहत पेड डालना पड़ेगा तभी होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पीरियड ऑफ नोटिस अंडर दिस रूल टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट एज सच और any statutory authority, board or corporation set up or established by government shall not be less than 2 days। यानी गवर्नमेंट का कोई भी अदारा है, कोई भी डिपार्टमेंट है, जो नोटिस का टाइम है वो कम से कम 2 दिन का होगा, ठीक है, लेस देन 2 days। उसके अलावा वो कहता है एंड नॉर एक्सीड 7 days, लेकिन 7 दिन से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। रूल नंबर 4 पढ़ते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर फॉर इंजंक्शन में बी डिस्चार्ज, वेरिड और सेट असाइड। जितने भी स्टे के ऑर्डर होते हैं, जो ऑर्डर 39 के तहत स्टे ग्रांट किए होते हैं, उनको सेट असाइड करवाने के लिए हम ऑर्डर 39 का रूल 4 अप्लाई करते हैं, सेट असाइड ऑर्डर।
Any order for injunction may be discharged, varied, or set aside by the court on application made thereto by any party dissatisfied with such order. यानी ऑर्डर 4 के तहत आप ऑर्डर 39 के तहत आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे सेट असाइड की। सर ये दूसरी पार्टी मुखालिफ पार्टी देगी, बिल्कुल, जो उससे मुतमिन नहीं है, वही ना, यानी आप- स्टे हमने- भी हम रुकवा सकते हैं हमने स्टे लिया हुआ है, जी। मिल गया, हम उसको सेट साइड करवाने के लिए ऑर्डर 39 फॉर रोल के तहत एप्लीकेशन देंगे कि ये स्टे जो बिल्कुल गलत है, ये बनता ही नहीं है, ये बेतुका स्टे है या इसकी कोई रीजंस ही नहीं है, तो आप अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेते हैं कोर्ट इसको कर देगी सेट असाइड, वो भी लेकिन ऑन दी एप्लीकेशन। रूल नंबर 4A, इसी का हिस्सा है सर। इसी का हिस्सा, इंजंक्शन टू सीज टू बी इन्फोर्स आफ्टर सर्टन पीरियड। An injunction granted by a court in a suit which seeks to question the validity or legal effect of any order made, proceeding taken or act done by any authority or person which has been made, taken or done or purports to have been done, made, taken or done under any law which is specified in part 1 of the first schedule to constitution or relates to or is connected with the assessment or collection of public revenues shall cease to effect on the expiration of period of 6 months, ये अब 1 year हो गया, following the day on which it is made unless the case is finally decided on the injunction is discharged or set aside by the court earlier। यानी कोई गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर है जिसके ज़रिए आप अफेक्ट हो रहे हैं, वो उस पर स्टे आपने लिया हुआ है, तो उस स्टे की जो मुद्दत है वो 1 साल है, 1 साल तक वो स्टे ऑटोमेटिक खुद ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 5 लास्ट रूल है इसका स्टे का, उसके बाद इंटरलोकेटरी ऑर्डर शुरू हो जाएगा। रूल नंबर 5, इंजंक्शन टू बी कॉर्पोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर्स, बाइंडिंग ऑन ऑल कॉर्पोरेशन। ऑल कॉर्पोरेशन यानी कोई स्टे, कोई भी आपने किसी डिपार्टमेंट पर कोई स्टे लिया हुआ है तो उसके तमाम मुलाजमीन पर बाइंडिंग है। फॉर एग्जांपल आप किसी अदारे पर वापडा पर स्टे ले लेते हैं, वापडा के खिलाफ, अब वापडा का कोई भी मुलाजम उस स्टे की वायलेशन नहीं करेगा, क्यों, वो स्टे सिर्फ वापडा के खिलाफ नहीं है, वो वापडा के हर मुलाजम पर बाइंडिंग है। ठीक है, रूल नंबर 6 पढ़ते हैं। यहाँ से अब हम पढ़ते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, क्योंकि यहाँ से ऑनवर्ड हमारा जो है नया सीन जो है वो सर ये शुरू हो 4A में 6 मंथ का है कि 1 ईयर का है? 1 ईयर, मगर वो उसमें अगर हमें आ जाता तो उसमें हम क्या लिखेंगे, 1 ईयर लिखेंगे? 1 ईयर लिखेंगे, वो लिखा होगा। दरमियानी अहकामात, ये इंतहाई मजे की चीज़ है। इंटरलोकेटरी पावर टू ऑर्डर इन टर्म सेल द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, इसको अंडरलाइन कर लें, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू ए सूट ऑर्डर द सेल, इसको आगे बात पढ़ते जाए, ऑर्डर द सेल बाई एनी पर्सन नेम्ड इन सच ऑर्डर एंड इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एज इट थिंग्स फिट और any movable property being subject matter of the suit or attached before judgment in such suit which is subject to speedy and natural decay or which for any other just and sufficient cause it may be desirable to have been sold at once को भी अंडरलाइन कर ले लास्ट लाइन को। बात यह है कि कोई ऐसी सूट प्रॉपर्टी जो मूवेबल हो और वो जजमेंट से पहले अटैच कर ली जाए, अभी जजमेंट पास नहीं हुई और अटैच कर ली गई है, कब्जे में ले ली गई है, उस पर कोई केस चल रहा है, तो दोनों पार्टियों में से यानी ए ने केस किया बी के खिलाफ, सर मूवेबल प्रॉपर्टी, फसलें वगैरह, क्रॉप्स वगैरह। फॉर एग्जांपल आप सरगोदा से माल्टों की एग्जांपल ले लेते हैं, एक दफ़ा माल्टे उतारे, आपके साथ कोई पेमेंट का इशू आ गया, आप कहते हैं कि आपने प्रॉपर जो है ना इस दफ़ा जो फसल की पेमेंट थी या जो ठेका था वो पूरा नहीं दिया, तो लिहाजा इसको रोक दें। वो इशू इतना बड़ा कि अदालत ने क्या किया, वो जितनी सूट प्रॉपर्टी थी, माल मुकदमा था, वो सारा अटैच कर लिया। अब एक तरफ आप हैं, एक तरफ भट्टी साहब हैं, आप दोनों में से कोई एक भी बंदा अदालत को नोटिफिकेशन दे सकता है, सॉरी एप्लीकेशन दे सकता है
कि माय लॉर्ड एक दफ़ा इसको सेल करने दिया जाए, क्योंकि अगर इसको अटैच रखा तो ये ख़राब हो जाएगा। इस वजह से चाहे वो पैसे, वो चीज़ कोर्ट के ही अकाउंट में रहे या कोर्ट की ही कस्टडी में रहे, लेकिन एक दफ़ा इसको सेल करने का मौका दे दिया जाए, ताकि जो फसल उतार ली गई है, जो फसल सेपरेट कर ली गई है, वो ख़राब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। इसकी रीज़न ये होती है एट वंस सोल्ड आउट एट वंस, यानी एक दफ़ा हमें बेच लेने दी जाए। अब बात क्या अगली सुनो, रूल नंबर 7 पढ़ो। 6, अब रूल नंबर 7 पढ़ो। Detention, preservation, inspection of subject matter of the suit. The court may, on the application of any party to a suit on such terms as it thinks fit, make an order for the detention, preservation, or inspection of any property which is the subject matter of the suit, or as to which any question may arise therein. बात यह है कि अदालत किसी एक की भी एप्लीकेशन पर ऑर्डर कर सकती है कि कोई एक बंदा उस प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन के लिए, उसकी तहवील के लिए और उसकी प्रिजर्वेशन के लिए इख्तियार हासिल कर सकता है। कोई एक बंदा अपने एप्लीकेशन देने के बाद क्या कह सकता है कि माय लॉर्ड, ये जो भी रिकॉर्ड होगा ये कोर्ट की नज़र में रहेगा, लेकिन इसकी जो इसका कब्ज़ा है, जो इसकी तहवील है या जो इसकी जांच पड़ताल है, वो उसका मौका मुझे दे दिया जाए। ठीक है। उसके बाद नंबर बी, फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पस ऑफ फॉर सेड का मतलब होता है ऊपर जो बताई गई हैं। फॉर सेड ऑथराइज एनी पर्सन टू एंटर अपॉन और इन टू, एंटर अपॉन को अंडरलाइन करना, एनी पर्सन ऑथराइज एनी पर्सन टू एंटर, दाखिल होना, अपॉन और इन टू एनी लैंड और बिल्डिंग इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पार्टी टू सच स्वीट एंड, यानी वो प्रॉपर्टी जिस पर केस चल रहा है या वो माल मुकदमा जिस पर केस चल रहा है, अदालत को एप्लीकेशन देने के बाद कोई भी बंदा उसकी तहवील के लिए, उसके कब्ज़े के लिए या उसके मुआयने के लिए उसमें दाखिल होने का इख्तियार हासिल कर सकता है। अगली पढ़ो बात इसकी। नंबर सी, फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पस ऑफ फॉर सेड ऑथराइज एनी सैंपल टू बी टेकन, सैंपल टू टेकन को अंडरलाइन कर लो, और एनी ऑब्जर्वेशन टू बी मेड, ऑब्जर्वेशन को अंडरलाइन कर, और एक्सपेरिमेंट टू बी ट्राइड, इसको अंडरलाइन कर लो, विच मे सीम्स नेसेसरी एक्सपीडियंट फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग फुल इंफॉर्मेशन और एविडेंस, यानी उनमें से कोई एक बंदा एप्लीकेशन दे सकता है कि हमें इसमें से कुछ सैंपल कलेक्ट करने हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, हमें वो करने की इजाज़त दी जाए ताकि प्रॉपर जो रिपोर्ट है वो हम सबमिट करवा सकें। उसके अलावा 2, द प्रोविजंस एज टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस शैल अप्लाई मुटेटस मुटेंडस टू पर्सनस ऑथराइज टू एंटर अंडर दिस रूल, यानी जो लॉ है, जो ये ऊपर सारा बताया गया है, ये एज इट एज सब पर लागू होगा, जो भी बंदा उसमें दाखिल होगा या जो भी है, केस उसी तरह ही रहेगा। नंबर 8, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 की बात करते हैं। एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर टू बी आफ्टर नोटिस एंड एप्लीकेशन बाय द प्लेंटिफ फॉर एन ऑर्डर under rule 6 or 7 may be made after notice to the defendant at any time after institution of the suit. An application by defendant for a like order may be made after notice to the plaintiff at any time after appearance. यानी कोई भी नोटिस है, ऑर्डर है, जो किया जाएगा ऑर्डर 6 और 7 के तहत, यानी किसी को भी, तो जो भी एप्लीकेशन देगा, अगर मुद्दई देता है तो डिफेंडेंट को नोटिस होंगे, डिफेंडेंट देता है तो मुद्दई को होंगे। एन एप्लीकेशन बाय द डिफेंडेंट फॉर ऑर्डर लाइक ऑर्डर मे बी मेड आफ्टर नोटिस टू द प्लेंटिफ, वही बात। अब बात करते हैं रूल नंबर 9 की। When party may be put in immediate possession of land, the subject matter of the suit, where land paying revenue to government or a tenure liable to say is the subject matter of a suit if the party in possession of such land or tenure neglects the pay to government revenue or to rent due to proprietor of the tenure as the case may be, and such land or tenure is consequently ordered to be sold any other party to the suit claiming to have an interest in such land or tenure may, इसको करें कंट्रोल जरा, upon payment of the revenue or rent due to previously to sale। बात यह है
एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट को सालाना रेवेन्यू दे रही है, एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जो सालाना गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रही है। फॉर एग्जांपल जैसे सवा साहब आपने कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अलॉट करवाई हुई है, उसका एक मखसूस लगान या पेमेंट आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। अगर आप उसको पे करने में डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने में निगलेक्ट कर जाते हैं, तो कोई और बंदा जो आकर गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देता है, माय लॉर्ड मैं पिछला भी और अब का भी रेंट देता हूँ, ये प्रॉपर्टी इसकी पोजेशन या इसका कब्जा जो है इमीडिएट इफेक्ट पर मुझे दे दिया जाए। ऐसी सूरत में लॉ ये करता है कि चाहे लॉ आपको उसी वक्त कब्जा दे दे, चाहे आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पर कब्जा दे दे जो नई पेमेंट देना चाह रहा है, जो उसका कब्जा लेना चाह रहा है, चाहे उसको बगैर सिक्योरिटी पर खाली पेमेंट लेकर ही कब्जा दे दे, तो लॉ कर सकता है। रूल नंबर 10 आखिरी, डिपॉजिट ऑफ मनी। Deposit of money in court where the subject matter of a suit is money or some other thing capable of delivery and any part thereto admits that he holds such money or other thing as a trustee for another party or that it belongs to or is due to another party, the court may order to same is to be deposited in court or delivered to such last named party with or without security सब्जेक्ट टू द फर्दर डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। अब एक बंदे के पास कोई ऐसी चीज़ है जो उसका हकदार कोई और है, जो किसी और को देनी है या किसी और के नाम की कोई पेमेंट है या कोई प्रॉपर्टी है जो कोई और चीज़ है, तो लॉ ये कहता है कि वो कोर्ट में सबमिट करवाओ ताकि जिसकी मुतल्लका बंदे की है उस तक पहुंचाई जा सके, चाहे उसको सिक्योरिटी के बाद दी जाए चाहे बिना सिक्योरिटी के उसको दे दी जाए। ठीक है, ये था ये हमारा ऑर्डर 39। इसके 10 रूल थे, 5 स्टे के थे, 5 जो थे इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के थे। टोटल 10 रूल थे। रूल नंबर 4 जो है वो सेटिसाइड का है, रूल नंबर 5 जो है वो कहता है बाइंडिंग है, और 3 कहता है कि कोई भी स्टे ग्रांट होगा तो उसमें नोटिस होंगे। फर्स्ट रीज़न बताता है, सेकंड उसका बताता है कि अगर कोई इंटरफेयर करेगा तो उसको क्या क्या होगा। 6 बताता है कि एप्लीकेशन दे के कोई भी सोल्ड का ऑर्डर ले सकता है। 7 कहता है कि कोई एंटर होने की भी इजाज़त ले सकता है, कोई इंस्पेक्शन की भी इजाज़त ले सकता है। और 8, 9 और 10 ये ऑनवर्ड सारे इसी तरह ही हैं। सर इसके नंबर ऑफ रूल 11 है या 10? 10 हैं, इसके 10 गिने जाएंगे, जो सब होते हैं वो नहीं काउंट होते।